वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ स्टैक एक्सप्लेन। इसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर इंटरनली वर्क कैसे करता है। जब आप पावर बटन क्लिक करते हो या फिर कोई और भी बटन क्लिक करते हो, तब ये कंप्यूटर के अंदर में क्या प्रोसेस होता रहता है। इस चीज़ को और हमारा कंप्यूटर हैंग कैसे करने लगता है और ये स्लो कैसे हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक शेफ़ है, वो खाना बना रहा है। उसके पास एक ऑर्डर आया, उसने एक खाना बनाया। उस शेफ़ के आगे में एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल और उसके कुछ दूर पे एक फ्रिज है। उस टेबल पे जब शेफ़ के पास जब फर्स्ट ऑर्डर आता है, तब वो क्या करता है, उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया या फिर कोई जो भी चीज़ें जो जो उसे उस खाना को बनाने के लिए यूज़ है, वो उन सबको फ्रिज से उठा के उस टेबल पे रख देता है और खाना प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक और ऑर्डर आ जाता है। अब क्या करता है शेफ़, क्या करता है, अब उस दूसरे ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो फिर से जाता है फ्रिज के पास, वो सारी चीज़ें वहाँ से उठाता है और टेबल पे ला के रख देता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर के बाद समझ लीजिए टेबल फुल हो गया, अब टेबल पे कोई भी जगह नहीं है। इस केस में अब क्या होगा, जब थर्ड ऑर्डर आएगा, तब शेफ़ के पास टेबल पे थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड सामान को रखने के लिए स्पेस नहीं होगा। इस कंडीशन में जब उसे थर्ड ऑर्डर की चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, तब वो हर बार उठ उठ के जाएगा और फ्रिज के पास जाएगा और फ्रिज खोल के उसमें से वो चीज़ें ढूंढेगा और लेकर आएगा और अपने ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा। ये प्रोसेस उसे बार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उसका टाइम, पहले उसको टेबल पे रखा हुआ था, वो उसको तुरंत यूज़ कर सकता था और उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसमें उसको टाइम कम लगता था। लेकिन जब थर्ड ऑर्डर आया, उसको बार बार फ्रिज के पास जाके उधर से सामान लेके आना पड़ा, तो उसकी वजह से उसका टाइम बढ़ गया। और अगर ऐसे ही मल्टीपल ऑर्डर्स आ जाए, तब उसको ऑर्डर्स को प्रिपेयर करने में जो टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यूज़र जो कस्टमर है, जो ऑर्डर दिया है, उसको बहुत डिले का सामना करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ होता है हमारे कंप्यूटर्स के साथ। यहाँ पे जो हमने टेबल का एग्जांपल लिया, वो टेबल समझ लो आपका रैम है, और जो फ्रिज था, वो फ्रिज समझ लो आपका स्टोरेज है, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर की हुई है। और जो हमारा शेफ़ है, वो हमारा सीपीयू है, जो इन चीज़ों को यूज़ करके आपके ऑर्डर को प्रिपेयर करता है, मतलब आपके रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है। ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी होगी। इस वीडियो में हम तीन तीन चीज़ों को समझेंगे कि सबसे पहले सीपीयू क्या है, रैम क्या है और स्टोरेज क्या है। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम स्टोरेज को समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दो तरीके की स्टोरेज दिया हुआ है। एक है एचडीडी, एक है एचडीडी और दूसरा है एसएसडी। सबसे पहले हम एचडीडी के बारे में समझते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इसमें एक मैग्नेटिक प्लेट, सीडी के जैसा एक मैग्नेटिक प्लेट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लगा होता है। अब ये क्या होता है, ये कंटिन्यू ये घूमता रहता है और ये जो पार्ट है इसके ऊपर घसता रहता है और वो उसके डेटा को एक्सेस करता रहता है, रीड करता रहता है। अब इसके ये जो है, इस एचडीडी के अंदर ये पार्ट जो है, ये सीडी जो है, मैग्नेटिक प्लेट जो है, वो एक मैकेनिकल पार्ट है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपका एचडीडी कभी भी गिर गया या फिर उसको झटके लगे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एचडीडी जो है वो आपको कम दाम में ज़्यादा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये थोड़ा स्लो होता है। लेकिन वहीं बात करेंगे एसएसडी की, बात करेंगे, ये माइक्रो चिप्स पे काम करता है और इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। इसकी वजह से ये गिरने पे भी जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एसडीडी, इसमें आपको ज़्यादा स्टोरेज के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको कम स्टोरेज में कम पैसे में ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, तो आप एसडीडी परचेज कर सकते हो। और वहीं अगर आपको अच्छा स्पीड चाहिए, उसके लिए आप एसएसडी परचेज कर सकते हो। दोनों ही स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। दोनों में ही जो डेटा आपका सेव होगा, आपका वीडियो, इमेज या फिर कोई भी डेटा, वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है। सेकंड चीज़, रैम क्या होता है। रैम जो है वो ये भी स्टोरेज के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पे रैम से क्या, सीपीयू एक एक इंस्ट्रक्शंस को पुल करता है। रैम पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी रहता है। अगर आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है और बंद हो जाता है, तो उसके डेटा वाइप आउट हो जाएंगे और आपका रैम क्लियर हो जाएगा। फिर से आप जब किसी एप्लीकेशन को ऊपर ओपन करेंगे, तब उसके डेटा फिर से वो रैम पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर काम करता है, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझने के लिए दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्लॉक साइकिल क्या होता है, और दूसरा जो है वो फेच डिकोड, एफडीई, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ये साइकिल क्या होता है। अब इन सबसे भी पहले, सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्लॉक साइकिल। सबसे पहले हम लोग क्लॉक साइकिल समझते हैं। सबसे पहले एक क्लॉक साइकिल समझते हैं।
क्लॉक साइकिल में एक चीज़ सबसे पहले हमको समझनी पड़ेगी, 1 हर्टेज, 1 मेगा हर्टेज और 1 गीगा हर्टेज। आपने अगर कभी मोबाइल लेने के लिए गए, आप कभी मोबाइल लेने के लिए गए या फिर कंप्यूटर लेने के लिए गए, तो आपने पीछे देखा होगा उनके, ये क्लॉक स्पीड लिखा होता है, ये क्लॉक स्पीड लिखा होता है, और ये क्लॉक स्पीड अक्सर आपको गीगा हर्टेज में दिख जाएगा। अब ये क्या होता है, हर्टेज जो होता है मतलब 1 क्लॉक साइकिल पर सेकंड चलता है। वही मेगा हर्टेज जो होता है वो 10 लाख साइकिल पर सेकंड चलाता है। अब वहीं गीगा हर्टेज जो होता है, 1 गीगा हर्टेज की बात करो, ये सब 1 की बात करो, 1 गीगा हर्टेज जो होता है वो आपके 10 करोड़ साइकिल पर सेकंड चलाता है। तो आप इसके डिफरेंस को देख सकते हो। आप कभी जाओगे तो क्लॉक स्पीड जो होता है ये 2.3 या फिर 3.4, 3.5 ऐसे गीगा हर्टेज में लिखा रहता है। ये गीगा हर्टेज जितने ज़्यादा होंगे हमारे कंप्यूटर या मोबाइल उतना ही फास्ट चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने के लिए जाओ तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। और इसको और डीप में जानते हैं, क्लॉक साइकिल क्या होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक छोटी सी घड़ी होती है जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक साइकिल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हुआ तो ये 1 हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स नहीं जनरेट हुआ है तो ये 0 हुआ। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो एक पीरियड है जिसमें 0 और ऑन ऑफ ये कंटिन्यू होता रहता है, ये इसको एक साइकिल बोलते हैं। और इसी एक साइकिल को क्लॉक साइकिल कहते हैं। हम इसको समझने के लिए टिक का यूज़ करेंगे, हम लोग इसको क्लॉक साइकिल ना बोल के एक टिक बोलेंगे। एक टिक जैसे आपके दीवार घड़ी में होता है, जब सेकंड्स की स्विच चलती है तो टिक टिक का आवाज़ आता है, सेम वही चीज़ है, इसको हम एक टिक बोलेंगे। ये दूसरा साइकिल है, ये दूसरा आपका टिक हुआ। तीसरा साइकिल, ये तीसरा टिक हुआ। आपका जितना गीगा हर्टेज का आपका सीपीयू जितना गीगा हर्टेज का है वो उतनी साइकिल्स को कंप्लीट करता है। अगर समझ लीजिए 1 गीगा हर्टेज है, 1 गीगा हर्टेज है, तो ये जो टिक है वो 100 करोड़ टिक एक सेकंड में होंगे। और हर एक टिक जो है वो चीज़ों को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये एफडीई जो है, एफडीई फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये एफडीई जो है ये सीपीयू का काम है। ये सीपीयू क्या करता है, रैम से इन चीज़ों को, आपके इंस्ट्रक्शंस को उठाता है, उससे फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। अभी ये चीज़ें होती कैसे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइन द ऑपरेशन। उसके बाद डिकोड क्या करता है, एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी इस चीज़ को एक अलग तरीके से देखते हैं और डीप में देखते हैं। सीपीयू कैसे काम करता है उस चीज़ को एग्जैक्टली समझने के लिए फेच डिकोड साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को समझते हैं। पहला है फेच डिकोड एग्जीक्यूट। यहाँ पे समझ लो एक ये आपका एक रैम है, ठीक है, और आप एक गेम खेल रहे हो, इसके अंदर ये एक बटन है, फायर बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद गोली चलनी चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, रैम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। अब ये फेच डिकोड, जब क्लॉक साइकिल फर्स्ट पल्स होता है तब सीपीयू क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ से क्या कर लेता है, फेच कर लेता है, मतलब यहाँ से उसको उठा लेता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या किया, फेच किया। जब दूसरा टिक होगा, ये सेकंड टिक जो होगा, ये फर्स्ट टिक था, सेकंड टिक जो होगा तब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको उसने फेच किया था इसको डिकोड करेगा और सेकंड इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, यहाँ से पिक करेगा। जब थर्ड टिक होगा, एग्जीक्यूट जब होगा, एग्जीक्यूट जो है साइकिल का थर्ड फेज, इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को इसने डिकोड किया था अब उस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और थर्ड इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, यहाँ से पिक कर लेगा, यहाँ से फेच कर लेगा उसको। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसे ही फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट कहते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको ये थर्ड साइकिल पे क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद फोर्थ पे भी आपको ये सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन जो था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर फोर्थ पे क्या होता है, ये तो एग्जीक्यूट हो गया ख़त्म, और ये सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे फोर्थ पे, और ये जो थर्ड इंस्ट्रक्शन था वो क्या होगा, डिकोड होगा।
जब फिफ्थ टिक जब होगा, जब फिफ्थ टिक होगा तो ये तब क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, ये बाहर चला गया, और ये थर्ड इंस्ट्रक्शन जो डिकोड हुआ था अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम चीज़ें स्लो कैसे होने लग जाती है, प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ और इसमें पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे हमने एक बटन को क्लिक किया, ठीक है, एक बटन को क्लिक किया, तो क्या ये एक मिली सेकेंड्स के अंदर एक ही साइकिल में एक ही टिक के अंदर क्लोज हो जाता है? नहीं, एक ही टिक या फिर एक ही साइकिल, एक फेच डिकोड एग्जीक्यूट के अंदर वो पूरा रिक्वेस्ट जो हमने किया था बटन क्लिक करके फायर करने के लिए वो हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एक रिक्वेस्ट फायर करते हो, आप जब एक रिक्वेस्ट फायर करते हो तो ये है ना छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में टूट जाता है, लाखों इंस्ट्रक्शंस में टूट जाता है, और ये सारे लाखों इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम के पास चले जाते हैं। अब ये जो एक साइकिल है फेच डिकोड और एग्जीक्यूट, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट, ये एक इंस्ट्रक्शन को एक साइकिल में कंप्लीट करता है। मतलब आपके रिक्वेस्ट के अगर 10 लाख इंस्ट्रक्शंस बने हैं, 10 लाख इंस्ट्रक्शंस अगर बने हैं, तो इसको ये 10 लाख साइकिल चाहिए, 10 लाख फेच एग्जीक्यूट एंड फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट का साइकिल चाहिए इस एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने के लिए। तो जब इतना टाइम चाहिए तो इतनी जल्दी रिक्वेस्ट कंप्लीट कैसे हो जाती है? तो जैसा हमने देखा था कि 1 हर्टेज जो होता है उसमें एक टिक होता है, 1 सेकेंड में एक टिक होता है, पर टिक पर सेकेंड होता है। अगर समझ लो हमारे सीपीयू की स्पीड 1 हर्टेज है, अब हमारे पास 10 लाख इंस्ट्रक्शंस है, अगर 10 लाख इंस्ट्रक्शंस है 1 हर्टेज पे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो 1 सेकेंड में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा, एक ही टिक कंप्लीट करेगा, तो उसको टोटल ऐसे 10 लाख, 1 सेकेंड में एक टिक हुआ तो उसको टोटल ऐसे 10 लाख सेकेंड लग जाएंगे, 10 लाख सेकेंड लगेंगे एक रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने पे, जो कि बहुत बड़ा समय है। लेकिन हमारे जो रैम और जो हमारी स्पीड होती है वो अक्सर, जो हमारी स्पीड होती है वो गीगा हर्टेज में होती है, और गीगा हर्टेज में होती है, ये हमने देखा कि ये 100 करोड़ साइकिल पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है, 100 करोड़ साइकिल पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है। हमारे पास है 10 लाख साइकिल्स, तो वो क्या करेगा, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये सारे 10 लाख इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए जब आप बटन पे क्लिक करते हो, फायर बटन पे क्लिक करते हो, तो आपको इंस्टेंट गोली चलता है और तुरंत आपको उस पर एक्शन दिखता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 करोड़ साइकिल कंप्लीट हुए, मतलब मेरे 10 करोड़ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे 1 सेकेंड के अंदर? नहीं होंगे। अगर हम लोग बाल की खाल निकाले तो जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट साइकिल जो होता है वो फेच का, वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पिक करता है। दूसरा साइकिल जो होता है दूसरा जो टिक होता है वो क्या करता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, और सेकंड इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, सेकंड इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फेच करता है। जब थर्ड साइकिल होता है तो वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, सेकंड को डिकोड करता है, और थर्ड को फेच करता है। आप यहाँ पे ध्यान पे से देखो तो ये थर्ड टिक पे जाके मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ थर्ड टिक पे जाके। तो अगर मेरे ध्यान से देखो तो ये पाइपलाइन को भरने के लिए मुझे ये 2 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ी, ये 3 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ी, ये 3 साइकिल के बाद मेरा पाइपलाइन भर गया, और उसके बाद हर एक टिक पे एक मेरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, होगा इसकी गारंटी नहीं है। अब इसकी गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि समझ लो एक सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे समझ लो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो था वो x = 2 + 3 था, मेरा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन था वो x + 3 था, और मेरा थर्ड इंस्ट्रक्शन जो था वो z = y + 3 था। अब इस केस में ध्यान से देखो तो जब मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएगा x + 2, ये इसको फेच कर लेगा यहाँ पे। जब मेरा सेकंड टिक होगा, मतलब जब सेकंड इलेक्ट्रिक पल्स क्लॉक साइकिल का जब सेकंड टिक होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये मेरे y को यहाँ, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन को यहाँ फेच करेगा, और ये फर्स्ट को क्या करेगा, डिकोड करेगा, ये फर्स्ट को क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, इसको फेच करेगा। जब थर्ड साइकिल होगा तब क्या करेगा तब ये फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड को डिकोड करेगा, और थर्ड को फेच करेगा। ऐसा करना चाहिए इसको, लेकिन मेन प्रॉब्लम कैसा है कि यहाँ पे जो एक्स है वो जब तक मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा मुझे
एक्स की वैल्यू नहीं है, मतलब मेरे सेकेंड इंस्ट्रक्शन को डिकोड होने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे थर्ड साइकिल पे तो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही हुआ, तो यहाँ पे इसको एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं, इसको नेक्स्ट साइकिल पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, इसको नेक्स्ट साइकिल पे एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये नेक्स्ट साइकिल पे क्या करेगा, इसकी वजह से क्या करेगा, ये इसको ना फेच करेगा ना इसको डिकोड करेगा, नेक्स्ट साइकिल पे क्या करेगा, इस सेकंड को डिकोड करेगा, जो कि यहाँ पे थर्ड पे ही डिकोड जाना चाहिए था, लेकिन एक्स की डिपेंडेंसी की वजह से वो सेकंड को यहाँ पे डिकोड करेगा और थर्ड इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा। अब जब फिफ्थ टिक होगा तब ये क्या करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा और थर्ड इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। वैसे अगर और इंस्ट्रक्शन है तो फोर्थ को वो यहाँ पे फेच करेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे मुझे पहला इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट हुआ थर्ड टिक पे, और मेरा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ था वो फिफ्थ टिक पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, मतलब मेरा फोर्थ टिक खाली गया था, क्योंकि डिपेंडेंसी की वजह से, क्योंकि डिपेंडेंट था ये। तो इसकी वजह से ये फिक्स नहीं है ये कि आपका जो जितना पर क्लॉक चल रहा है मैक्सिमम, जैसे हमने देखा था 1 गीगा हर्टेज है, 1 गीगा हर्टेज है, तो 100 करोड़ तो साइकिल नहीं, 100 करोड़ साइकिल चलेंगे, 100 करोड़ साइकिल चलेंगे, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम कितने एग्जीक्यूट होंगे, मैक्सिमम समझ लो 10, बहुत बड़ा नंबर है, सिंपल तरीके से समझते हैं, 10 है, अगर आपकी स्पीड 10 है तो 10 साइकिल तो कंप्लीट होंगे, लेकिन 10 साइकिल में एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आपके मैक्सिमम 8 ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं, 2 जो साइकिल है वो पाइपलाइन को फिल करने में चला जाता है, 8 ही मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन 8 भी कंफर्म नहीं है, अगर इस तरीके की डिपेंडेंसी हो गई तो उसके हिसाब से ये कम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्पीड जो रहता है सीपीयू का इतना ज़्यादा होता है कि ये फटाफट उन चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्लॉक साइकिल है जिसमें ये स्क्वायर वेव्स चल रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पल्स है, और दूसरा जो है हमारा लाइव टिक काउंटर है जो कितने साइकिल कंप्लीट हुए उस चीज़ को काउंट करता है। हमारा अभी जो स्पीड है 1 हर्टेज का है, इसके लिए वो स्लो है, यही स्पीड हमारा अभी मूव हो गया मेगा हर्टेज पे, जो स्पीड इम्प्रूव हो गई और हमारा टिक जो है पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ गया है। वैसे ही जब हमारा गीगा हर्टेज में ये चीज़ मूव होगी, जब हमारा स्पीड गीगा हर्टेज पे पहुंचेगा तो ये लाइव टिक काउंटर पर सेकंड के हिसाब से और स्पीड हो जाएगी इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गीगा हर्टेज होने के बाद हमारा लाइव टिक काउंटर की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जितना हमारा टिक बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारे इंस्ट्रक्शंस भी उसी स्पीड से एग्जीक्यूट होंगे। आप इसमें देख सकते हो ये फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट होता है, ये अभी हमारा क्लॉक साइकिल 4 पे है। जब हमारा साइकिल फर्स्ट साइकिल पे होता है तब वो बस फेच करता है रैम में से, और डिकोड में कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। जब सेकंड टिक होता है तब वो रैम से दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच कर लेता है और डिकोड करने वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, और उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं होता। सेकंड के बाद थर्ड में हमारा पाइपलाइन पूरा फिल हो जाता है, और थर्ड में क्या हो जाता है, ये हमारे थर्ड इंस्ट्रक्शन को रैम से पुल करता है, फेच कर लेता है, सेकंड को क्या करता है, डिकोड करता है, सॉरी हमारे थर्ड को फेच करता है, सेकंड को डिकोड करता है, और जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट होता है, और यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी खरीदने जाएं तो क्लॉक स्पीड पे ध्यान देना, उसके स्टोरेज के टाइप पे ध्यान देना कि उसमें एचडीडी है या एसएसडी है, एचडीडी स्लो होता है, एसएसडी फास्ट होता है, आपका क्लॉक स्पीड क्या है, आपका सीपीयू क्या है, और उसी वही चीज़ें बताएंगी कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट होता है, रैम का साइज़ क्या है, ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बी क्यूरियस। बाय।